हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात कर रहे हैं उप सहसंयोजक रसायन के अंतर्गत आज एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट वीडियोज में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पर हमने नाम के आधार पर सूत्र लिखने की और सूत्र के आधार पर नाम लिखने की बात की थी। अब हमें बात करनी है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता होती है वो क्या होती है, कौन कौन सी समावयवता उपसहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि समावयवता, जिसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, वो क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ड से पहले से परिचित हैं, ये आइसोमेरिज्म शब्द दो पार्ट से मिलकर बना है, आइसो प्लस मर। ठीक है, आइसो का मतलब होता है इक्वल और हम उसको बोल सकते हैं सेम, और मर से मतलब होता है यूनिट्स और हम इसको बोल सकते हैं पार्ट्स। आइसोमर से मतलब हो गया कि इक्वल पार्ट्स या सेम पार्ट्स जहां पर इन्वॉल्व हो वो हमारे कहलाते हैं आइसोमर। मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट हो, तो वो कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और यही प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म कहलाती है, यही फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है। दैट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स व्हिच molecular formula is same, molecular weight is same, but differ in physical and chemical properties, also known as isomer, and this phenomena of that two compounds is called isomerism. Isomerism word is made from two parts, iso plus mer. Iso means equal and mer means units. तो जब हम बात करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता है, अर्थात ऐसे दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र और अणुभार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट डिफरेंट क्या है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, वो कहलाते हैं हमारे आइसोमर, और यही फिनोमेना हमारा कहलाएगा आइसोमेरिज्म। तो जब हम बात करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता होती है, वो उपसहसंयोजक यौगिक मुख्यतः दो तरीके की समावयवता दर्शाते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता से मतलब क्या है और त्रिविम समावयवता से मतलब क्या है, इन दोनों को हम यहां समझते हैं। तो देखिए, संरचनात्मक समावयवता में होता क्या है, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक की बात कर रहे हैं तो उपसहसंयोजक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सेम हो, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, उसका डिफरेंट हो। क्या डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका मतलब संरचनात्मक सूत्र उसका डिफरेंट हो, then that property then that isomer is called structural isomer and that phenomena is called structural isomerism। अर्थात संरचनात्मक समावयवता दर्शाने वाले ऐसे दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मतलब क्या है, संरचनात्मक सूत्र से मतलब क्या है, जो मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्डिंग, सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग है, दैट मीन्स डोनर एटम के साथ जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं डिफर हो, तो वो समावयवी कहलाते हैं हमारे संरचनात्मक समावयवी, और यही फिनोमेना, यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है संरचनात्मक समावयवता। अगर हम बात करें त्रिविम समावयवता की, तो देखिए
ऐसे दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, यहां देखिए, बट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट से मतलब क्या है, आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था से मतलब 3D अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, then that isomer is called stereoisomer and that phenomena is called stereoisomerism. स्टीरियो त्रिविम समानता दर्शाने वाले जो भी समावयवी होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होंगे, मॉलिक्यूलर वेट समान होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट स्पेशियल अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट, अर्थात ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि मेटल के चारों ओर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका जो विन्यास है, अरेंजमेंट से मतलब उनका 3D जो अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको मैंने कहा है, आकाशीय व्यवस्था मैंने उसको कहा है, वो अलग अलग होगा। किस तरीके से वो किस ज्यामिति में व्यवस्थित हो रहे हैं, उसके आधार पर हम ऐसे समावयवियों को बोलते हैं त्रिविम समावयवी, और यही गुण हमारा कहलाता है त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता में क्या क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बट स्पेशियल अरेंजमेंट और 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड टुवर्ड्स द मेटल विल बी डिफर, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। जब हम बात करते हैं कि संरचनात्मक समावयवता कितने तरीके की हो सकती है, तो वो 7 तरीके की हो सकती है। त्रिविम समावयवता कितने तरीके की हो सकती है, तो वो 2 तरीके की हो सकती है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे ये उपसंयोजक यौगिक दिखाते हैं वो हम त्रिविम समावयवता में देखेंगे, और प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कैसे दिखाते हैं, ये उपसंयोजक यौगिक कैसे दिखाते हैं, वो हम त्रिविम समावयवता वाले वीडियो में देखेंगे। अब हमें इस वीडियो में बात करनी है संरचनात्मक समावयवता की या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जो कि उपसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। ये कितने तरीके की होती है, तो उसकी हम बात करें तो पहला जो तरीका है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं आयनिक, ठीक है, आयनीकरण समावयवता। दूसरा जो तरीका होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप होता है वो होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होता है लिगेंड समावयवता। नेक्स्ट होता है हमारा लिंकेज, हो गया कोऑर्डिनेशन, और होता है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, समन्वय स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यहां पर हम बात करते हैं लास्ट में, जिसे हम लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है वो है आयनीकरण समावयवता, जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता। तीसरा है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता। चौथा है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसे हम बोलते हैं समन्वय समावयवता, ठीक है। पांचवा है हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड समावयवता। छठवां है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, समन्वयी स्थिति समावयवता। और अंतिम है हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समावयवता। तो इस तरीके की स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो 7 तरीके की हो सकती है। यहां ये दोनों तीनों पार्ट, शुरू की 3 जो हैं, कौन कौन सी, आयनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
बहुत सारे कंपटीशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि ये दो कंपाउंड्स आपको दे देता है, बताइए आपस में कैसा रिलेशनशिप रखते हैं, या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, या हाइड्रेट शो कर रहे हैं, या लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं तीनों की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइपों की, और मैंने यहाँ पर 3 टाइप आपके लिखे हैं। पहला है मेरा आयनीकरण समवायता, जिसे मैं बोलूंगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है मेरा हाइड्रेट समवायता, जिसे मैं बोलूंगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और तीसरा है मेरा बंधन समवायता, जिसे मैं बोलूंगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हमें बात करनी है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, आयनाइजेशन से मतलब है आयोनाइज होना। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और इसके बाईं ओर या दाईं ओर वाला भाग हमारा आयनिक स्फीयर होता है, जिसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन होता है, यदि वो काउंटर आयन के रूप में जो भी लिगेंड है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, काउंटर आयन के रूप में कोई भी लिगेंड यदि प्रेजेंट है और उस लिगेंड का एक्सचेंज कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड के साथ हो रहा है, तो इस स्थिति में जो हमारी आइसोमेरिज्म होती है वो होती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स यदि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाने वाले कंपाउंड्स का यदि सॉल्यूशन बनाया जाए, तो आप सभी ये जानते हो कि संकुल यौगिकों का जो जब उनको जल में घोला जाता है या किसी विलायक में घोला जाता है, तो वो संकुल आयन और सामान्य आयन, और सामान्य आयन क्या होते हैं, संकुल आयन का परीक्षण देते हैं पूरे का, और सामान्य आयन का परीक्षण देते हैं। सामान्य आयन से मतलब है हमारा काउंटर आयन या प्रति आयन के रूप में जो आयन उपस्थित होता है। तो उसी की यहां पर बात हो रही है कि मान लीजिए कोबाल्ट का कोई संकुल ये है, जैसे मैं लिख रहा हूं कोबाल्ट NH3 का होल 5, ठीक है, Cl, और यहां मैंने लिख दिया SO4। इसी का दूसरा रूप है, दूसरा जो संकुल मैं लिख रहा हूं वो मान लीजिए ये है CONH3 का होल 5 SO4, और यहां मैंने लिख दिया Cl, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं, क्या हुआ कि ये काउंटर आयन के रूप में जो सल्फेट था वो इंटरचेंज हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, ये आ गया यहां और ये चला गया यहां, यही हो रहा है। Cl आ गया बाहर और ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों जो कंपाउंड्स हैं इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन सी आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कैसे, यदि कोई भी लिगेंड जो कि काउंटर आयन के रूप में है, या कोई भी आयन जो काउंटर आयन के रूप में है, उसका इंटरचेंज हो जाए कहां पर, लिगेंड के रूप में, वो अंदर आ जाए, जैसे Cl को रिप्लेस करके SO4 अंदर आ गया। तो यहां पर यदि हम बात करें कि मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ, और इसकी रिएक्शन भी मैंने करा दी किसके साथ, AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ, तो आपको पता है ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन दे सकता था, ये कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में रहेगा, ये रिएक्शन दे सकता था, तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई पीपीटी आपको ऑब्टेन नहीं होगा। AgNO3 के साथ यहां से चूंकि Cl आपका काउंटर आयन के रूप में है, तो AgCl का पीपीटी आपको यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप रख रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये आयनाइज या आयनन समावयवी है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन क्या, आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया PTNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और यहां ले लिया Br2, और यहां ले लिया मैंने Cl2, और मैंने यहां ले लिया PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, और यहां ले लिया मैंने Br2। अब देखिए क्या हुआ है, यहां से काउंटर आयन वाला इंटरचेंज हो गया, ये यहां चला गया है, और वापस से ये इस तरीके से इंटरचेंज हुआ है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आयोनाइज आइसोमर होंगे। अगर हम यहां पर मान लीजिए मैंने अब डाला AgNO3 का सॉल्यूशन, दैट मींस ऐसे उपसंयोजक यौगिक जो आपस में आयनन समावयवी होते हैं, यदि उनका जलीय विलयन बनाया जाए तो वो आयनित अवस्था में काउंटर आयन के रूप में या प्रति आयन के रूप में हमारे पास जो भी अवेलेबल होता है उसका परीक्षण देते हैं। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो ये AgCl का परीक्षण देगा,
AgCl का पीपीटी देगा। और यहां भी मैंने इसके सॉल्यूशन में AgNO3 डाल दिया, तो ये किसका देगा? AgBr का देगा, AgCl का पीपीटी नहीं देगा। दोनों के कलर अलग अलग होंगे। तो दैट मीन्स ये हुआ कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आयनन समावयवी हैं। अर्थात जो हमारा आयनाइजेशन चेंबर होता है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ये आयनिक मंडल होता है जिसे हम आयनिक स्पेयर बोलते हैं। तो आयनिक स्पेयर से आयन है उसका इंटरचेंज कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला निकल करके आयनिक स्पेयर में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों समावयवी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आयनन समावयवी होते हैं। अर्थात वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ इन दो एग्जांपल्स में आपको दिखाया है। अगर हम बात करें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की, तो ये भी हमारा एक तरीके का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। लेकिन अंतर इतना है कि यहां पर जिस भी आयन का इंटरचेंज हो रहा है, काउंटर आयन, दैट मीन जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, आयनिक स्पेयर में इंटरचेंज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और आयनिक स्पेयर में जिस स्पीसीज का इंटरचेंज हो रहा है, वो इंटरचेंज होने वाला पार्ट यदि क्या हो, H2O हो, क्या हो, H2O स्पेसिफिक हो गया। यहां ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, कोई भी हो सकता था काउंटर, दैट मींस ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में से कोई निकल के आयनिक स्पेयर में चला जाए या आयनिक स्पेयर में से निकल के कोऑर्डिनेशन स्पेयर में चला जाए। लेकिन जब वो स्पेसिफिक हो जाए और स्पेसिफिक के रूप में कौन हो जाए, H2O हो जाए, तब उसी आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा CrH2O का होल 6Cl3, एक तो ये कंपाउंड है। और अगर मैं बात करूं इसी का दूसरा रूप में लिखता हूं, दूसरा आइसोमर में लिखता हूं CrH2O का होल 5Cl, और ये हो गया Cl2 और एक निकल के चला गया बाहर। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, यहां से कोऑर्डिनेशन स्पेयर में से आयनिक स्पेयर में एक H2O बाहर चला गया है और आयनिक स्पेयर से एक क्लोराइड अंदर आ गया है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। यही हो रहा है, पहले भी यही हो रहा था आयनाइजेशन स्पेयर में। कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाली स्पीसीज आयनिक स्पेयर में जा रही थी और आयनिक स्पेयर वाली स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जा रही थी। तो आपने कहा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में भी ऐसा ही होता है कि कोई स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्पेयर से निकल के आयनिक स्पेयर में जाती है और आयनिक स्पेयर से निकल के वापस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आ जाती है। लेकिन जो जाने वाली स्पीसीज होती है या इंटरचेंज होने वाली स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, H2O। इसी वजह से हमने इस आइसोमेरिज्म को बोला है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये जल के अणु की वजह से होती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हैं। इसी का दूसरा रूप, जैसे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ समान है, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। कैसे, यहां पर इस क्रोमियम के साथ 6 वाटर के लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहां पर 5 वाटर के हैं और 1 क्लोरीन का है, तो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो अलग हो गया। यहां पर इसकी समन्वय संख्या 6, इसकी भी 6, लेकिन जो मेटल के साथ बॉन्डिंग हो रही थी वहां 6 ऑक्सीजन की हो रही, यहां 5 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन की होगी। इस वजह से अगर हम बात करें लिंकेज आइसोमेरिज्म की, बंधन समावयवता की, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होती है वह है ऐसे संकुल यौगिक या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है जहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। और उभयदंतुक लिगेंड का मतलब आप जानते हो कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है, वो हमारे कहलाते हैं क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड। ये उभयदंतुक लिगेंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि मान लीजिए COCN का होल 5Cl, ये लिख दिया मैंने, और यहां पर मान लीजिए मैंने प्लस माइनस मान लीजिए +2 लिख दिया, ठीक है। और इसी का यदि मैं दूसरा बना दूं CONC का होल 5Cl और ये हो गया +2, तो यहां पर इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहां पर कोबाल्ट की बॉन्डिंग जो हो रही है वह है कार्बन के साथ हो रही है और यहां पर नाइट्रोजन के साथ, ये साइनाइड है और ये
आइसोसाइनाइड है। ऐसे ही हम बात करें कि मान लीजिए आपका लिगेंड के रूप में HCN है, आइसोथायोसाइनेट या थायोसाइनेट है, ठीक है। यहां पर तो मान लीजिए यहां पर कोई भी मेटल जुड़ा हुआ होता और ये भी जुड़े हुए हैं, कोई भी लिगेंड यहां पर जुड़े हुए हैं जितनी भी संख्या में है, ठीक है, और यहां भी कोई मेटल जुड़ा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। यहां को इसके हम वो देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, जबकि इस वाले में किसके साथ हो रही है, सल्फर के साथ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट या आपका NO2, जैसे मान लीजिए CONH3 का होल 5 NO2, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए +2 है, और यहां पर CONH3 का होल 5, और यहां हमने लिख दिया ONO। यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, लेकिन यहां पर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या होंगे, लिंकेज आइसोमर होंगे, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी जिनमें धातु परमाणु के साथ एम्बिडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड जुड़े हुए होंगे। और उभयदंतुक लिगेंडों के उदाहरणों में आपने ये सभी पढ़ रखे हैं, चाहे वो ये नाइट्राइट हो या नाइट्राइटो की फॉर्म में हो, या थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट या साइनाइड या आइसोसाइनाइड की फॉर्म में हो। इस तरीके से किसी भी मेटल के साथ आप उस एम्बिडेंटेड लिगेंड को बाइंड अप करते हुए आसानी से लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो यहां बात हुई हमारी 3 आइसोमेरिज्म की। ये हमारे 3 जो पार्ट थे वो थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, जहां पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर वेट सेम था, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां डिफरेंट हो रहा था। जैसे आपने यहां देखा था आयनाइजेशन में, पहले Cl के साथ बॉन्ड बना रहा था ये CO, लेकिन इसके दूसरे में CO किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, SO4 के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया वो यही था कि यहां पर जो एक्सचेंज हो रहा था कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर के बीच में, वो कहां पर किसका हो रहा था, वाटर का होता है। तो हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को ही उस समय हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, और लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होगी जिनमें मेटल एटम के साथ एम्बिडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होंगे। बाकी के 4 टाइप और हैं इसके, जहां पर हमें बात करनी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की और लिगेंड आइसोमेरिज्म की। उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।